कांग्रेस कह रही है हम खटाखट देंगे 1 लाख रुपए साल के, तो वो कैसे देगी? वो पैसा आएगा कहाँ से? उधार लेके देंगे, सोना गिरवी रख के देंगे, या भारत को कहीं गिरवी रख के देंगे? मैंने 4 शादी चैलेंज किया हुआ है। बड़े दिग्गज वकील, पूर्व कानून मंत्री हमारी पीआईएल का विरोध करते हैं सुप्रीम कोर्ट में खड़े कि 8वीं तक देश के सभी बच्चों की एक किताब होनी, केवल और केवल विदेशी चीजों को सिखाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 8वीं तक मदरसा उदरसा कुछ नहीं होना चाहिए, एक देश एक शिक्षा होनी चाहिए। इतनी जमीन है वक्फ बोर्ड के पास और इनकी कौन सी जमीन अटकी पड़ी है जो सरकार नहीं दे रही है? बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, लोधी 1 इंच जमीन लेके आए थे क्या? अपने चाचा अपने घर से लाए थे क्या? नहीं। तो जो चीज इस्लाम में हराम है, नाजायज है, उसको ये जायज कैसे कह रहा है? केवल भारत में बोर्ड लगा दिया जाए कि भारत में घुसपैठ करना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी, घुसपैठी अपने आप भागना शुरू कर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। पिछले काफी वक्त से हिमाचल सरकार की बहुत जबरदस्त चर्चा कह लीजिए या फिर आलोचना कह लीजिए हो रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जो मुफ्त की आदत वहां के लोगों को पड़वा दी थी, उसका खामियाजा अब हिमाचल की सुक्कू सरकार को भुगतना पड़ रहा है। मतलब ये समझ लीजिए कि फ्रीबीज के चक्कर में अब सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचे हैं। और अगर मैं बात करूं तो ये स्थिति सिर्फ हिमाचल की ही नहीं है, कर्नाटक में भी मिलती जुलती स्थिति हो रही है। पंजाब किस तरीके से कर्जे में डूबा है आप जानते ही हैं। और फिर जब आप इधर आएंगे दिल्ली की तरफ, तो यहां पर भी फ्रीबीज का क्या आलम है, यानी कि मुफ्त की रेवड़ियों का क्या आलम है, ये आप जानते हैं। मुझे बहुत खास बात लगती है दिल्ली वासियों की, और वो ये कि वो डंके की चोट पर बोलते हैं। जैसे कुछ ग्राउंड जीरो पर मैं गई, कुछ लोगों से बात की, तो उन्होंने साफ कहा कि बहुत हो गया ये मुफ्त का जो भी हम लोगों को लालच था, अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि एट द एंड हमें समझ में आ रहा है कि कुछ भी मुफ्त नहीं होता। हर चीज का आपको कुछ ना कुछ खामियाजा भुगतना पड़ता है। और यही चीज आज हम समझेंगे अश्वनी उपाध्याय से, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, कैसे ये जो फ्रीबीज का लालच होता है ये आम आदमी को खुद ही मार देता है। अश्वनी जी, हमने दिल्ली में जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनको तो कई बार सुना, गुजरात भी मैं गई, वहां पर भी लोगों ने कहा कि हमें ये मुफ्त की रेवड़ियां नहीं चाहिए। लेकिन सरकार की बहुत ईजी पॉलिसी है, चुनावों से पहले तमाम राजनीतिक दल इसका ऐलान कर देते हैं, कुछ इसको पूरा भी करते हैं, लेकिन एट दी एंड जा तो आम आदमी की जेब से ही रहा है। अगर हिमाचल के हम संदर्भ में बात करें तो देखिए, सैलरी देने के पैसे नहीं है। इस पे मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, और जब मैंने पीआईएल फाइल किया था तब भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा था, 150 लाख करोड़। इस समय भारत के ऊपर 225 लाख करोड़ का कर्जा है। गरीब से गरीब आदमी भी 1.5 लाख के कर्जे में है। भारत की जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ 150 करोड़ है। भारत के ऊपर कर्ज 225 लाख करोड़ का है। इसका मतलब छोटा बच्चा जो आज पैदा हो रहा है वो 1.5 लाख के कर्जे में ही पैदा हो रहा है। इसके बावजूद हमारे देश में ओटजीवी और नोटजीवी नेता चुनाव जीतने के लिए मुफ्त के वादे कर रहे हैं। भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसके ऊपर मतलब 50,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ का कर्जा नहीं है। दिल्ली जैसा छोटा सा राज्य, इसके ऊपर भी लगभग 60,000 करोड़ का कर्जा है। केरल जैसा छोटा सा राज्य 3 लाख करोड़ का कर्जा है। पंजाब छोटा सा राज्य, अब तो लगभग 3.5 लाख करोड़ हो चुका, पहले इसके ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा था। उत्तर प्रदेश 6 लाख करोड़। आप ऐसे टोटल आप देखिए तो 225 लाख करोड़ का कर्जा भारत के ऊपर है। भारत में वास्तव में अगर आप देखिए तो वेतन देने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। पेंशन तो बहुत बात की बात है, और पेंशन में भी ओल्ड पेंशन तो बहुत बात की बातें हैं। वास्तव में सैलरी देने के लिए पैसा नहीं। उसका एक बड़ा कारण ये है, हमने अपनी पॉलिसीज को ठीक से अडॉप्ट नहीं किया। बहुत बड़ा हमारा पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है, लगभग 20% आप मान के चलिए। चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई सा डिपार्टमेंट XYZ, केंद्र का डिपार्टमेंट हो या राज्य का डिपार्टमेंट हो, 20% पैसा लीक कर जाता है। लीक करने का मतलब वो घूसखोरी में, कमीशन खोरी में, इसमें निकल जाता है, कटमनी में, तोलाबाजी में, हवालाबाजी में। अब बचता 80%। अब 80% से काम होता है। 80% से जो काम हो रहा है वो भी अव्यवस्थित तरीके से हो रहा है, इसलिए कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। भाई हम आप ये देखिए ना, भारत में हर साल सड़क बनती है, हर साल टूट जाती है। तो अल्टीमेटली जब हर साल सड़क टूट रही है तो हर साल टेंडर हो रहा है। हर साल टेंडर हो रहा है तो पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स पेयर का पैसा, जो हमारा इनकम टैक्स का पैसा, जीएसटी का पैसा, उसी पैसे सड़क बन रही है। तो सड़क हर बार बन रही है
तो कर्जा बढ़ता जा रहा है। और सड़क हर बार क्यों टूट रही है? क्योंकि हमने उसमें मटेरियल ठीक से नहीं मिला। मटेरियल क्यों नहीं ठीक से बनाया? क्योंकि कमीशन ज़्यादा हो गया, भ्रष्टाचार ज़्यादा हो गया, 20% चला गया, इधर से उधर उड़ गया। तो ठेकेदार 20% पहले कमीशन दे देता है, 20% अपने नहीं निकाल लेता है, बचा 60%। अब 60% में सड़क बनाएगा तो स्वाभाविक सी बात है वो टूटेगा। मतलब आपने 1000 करोड़ का टेंडर लिया, उसमें से 200 करोड़ पहले बंदर बाट हो गई, 200 करोड़ अपने लिए ठेकेदार ने रख लिया, तो 600 करोड़ में अगर सड़क बनाएगा तो हर साल टूटेगा। तो एक बहुत बड़ा कारण इसका भ्रष्टाचार है। दूसरा, सरकारों के ऊपर एक वेतन के अलावा पेंशन का बहुत बड़ा लोड बढ़ा हुआ है। जैसे इस समय हिमाचल की सरकार में वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन हिमाचल की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने पूरे इलेक्शन के टाइम में यूपीएस के लिए बोला हम यूपीएस लागू करेंगे और ओपीएस लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। सब बहुत बड़ा बर्डन भारत के ऊपर है। पहले हमने वन रैंक वन पेंशन किया, बहुत बड़ा बर्डन आया। अब इसके अलावा जब कांग्रेस की सरकार ने ये बोल दिया हम ओपीएस लागू करेंगे, तो इलेक्शन हारने के डर से बाकी पॉलिटिकल पार्टी ने बोल दिया हम भी ठीक है ओपीएस ले आएंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे। और नतीजा क्या हुआ? कर्जा और बढ़ता गया। सच्चाई तो यह है कि इस देश में सबसे पहले तो मुझे लगता है पेंशन स्कीम बंद करने की ज़रूरत है। और ये पेंशन स्कीम तभी बंद हो पाएगी जब सांसद, विधायक, मंत्री और जज की पेंशन बंद हो। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, चाहे वो टीचर हों या नगर निगम में काम करते हैं, बाकी लोग काम करते हैं, तो उनका एक ही सवाल होता है कि साहब हमारे पेंशन पे तो सरकार कर रही कि नई पेंशन ले लो, और जज, सांसद, विधायक के लिए ओल्ड पेंशन क्यों? तो वास्तव में अगर पेंशन की एक यूनिफॉर्म पॉलिसी अडॉप्ट करना पड़ेगा और वेतन की भी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी अडॉप्ट करना पड़ेगा। राज्यों में सेम पद के वेतन में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। इवन प्राइमरी के टीचर की बिहार की सैलरी, प्राइमरी के टीचर की दिल्ली की सैलरी में बहुत अंतर है। और जिस तरीके से कर्जा बढ़ता जा रहा है, मुफ्तखोरी का, पैसा नहीं है लेकिन वादा क्या करते हैं? स्मार्टफोन देंगे चुनाव के पहले, मंगलसूत्र देंगे, घड़ी देंगे, फ्रिज देंगे, क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन देंगे, स्कूटी देंगे, साइकिल देंगे। वादा क्या कर रहे हैं? हर महीने हजार रुपए देंगे। एक पार्टी कहती है हर महीने 1000 रुपए देंगे, दूसरी पार्टी कहती है हर महीने 1500 देंगे, तीसरी आगे कहती है हम 2000 रुपए दे देंगे। इस पूरे चुनाव में आप देखिए खटाखट स्कीम लॉन्च हुई ना कि हम हर साल 1 लाख रुपए देंगे। 225 लाख करोड़ का कर्जा है, वेतन भत्ता देने के लिए पैसा नहीं है। और कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस ने वादा कर दिया हम तो 1 लाख रुपए देंगे, 8500 रुपये हर महीने देंगे। खूब खटाखट स्कीम वाले फॉर्म भी भरवा लिए और बाद में 99 सीट आई भी। 99 सीट पाने में बहुत बड़ा योगदान उस खटाखट स्कीम का था। लेकिन बाई द वे अगर इनकी सरकार बन जाती तो कहाँ से खटाखट स्कीम ला पाते? नहीं ला पाते। कर्नाटक की सरकार के पास पैसा नहीं है, वेतन नहीं दे पा रहे। हिमाचल सरकार वेतन नहीं दे पा रही। जहाँ राजस्थान की, जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, वहाँ वो वेतन नहीं दे पा रही हैं। और बात करते हैं राहुल गांधी कि हम तो पेंशन भी देंगे, हम तो जो है खटाखट 8500 रुपये भी देंगे। इसको बंद करने का एक ही तरीका है, एक यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड बने। झूठ बोलना गंभीर अपराध हो, क्योंकि नेताओं को लगता है कि झूठ बोल लो उसके बाद जीत जाओ, वो पूरा कर लो तो पूरा कर लो, नहीं पूरा करो तो नहीं पूरा करो। एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। मैनिफेस्टो पे कोई टर्म्स कंडीशन नहीं कि आपको मैनिफेस्टो में लिखना क्या है। कोई यूनिफॉर्म मैनिफेस्टो का फॉर्मेट नहीं है। जैसे आप लोग यहाँ पे नौकरी करते हैं तो सबका जो पीएफ जाता है वो पीएफ का एक फॉर्मेट है, उस पीएफ में ही उसी भर के पीएफ जाएगा, ठीक है। हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो का कोई यूनिफॉर्म फॉर्मेट नहीं है। इसलिए हमारी एक और पीआईएल चल रही है कि कम से कम फॉर्मेट यूनिफॉर्म करिए। उस फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए कि अगर मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैनिफेस्टो बना रहा हूं तो सबसे पहले ऊपर लिखें कि उत्तर प्रदेश के ऊपर कर्जा कितना है। दूसरा, हम जो वादा कर रहे हैं वो हम फुलफिल कैसे करेंगे। अगर हम कुछ वादा कर रहे हैं तो उसका जो खर्चा आएगा वो खर्चा आएगा कैसे। और जो पहले से 6 लाख करोड़ है उत्तर प्रदेश के ऊपर, अब तो 8 लाख करोड़, क्या 7.5 लाख करोड़ हो चुका है लगभग। पहले 6 लाख करोड़ था, अब वो 7 लाख करोड़ हो चुका है। तो ये 7 लाख करोड़ भरपाई कैसे करेंगे? कम से कम मैनिफेस्टो में ये हर पॉलिटिकल पार्टी से रिटर्न में लेना चाहिए कि आप जो कर्जा है प्रदेश के ऊपर उसको बढ़ाएंगे या घटाएंगे। आप अगर घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, और जो बढ़ रहा है आपके वादों से जो बढ़ेगा वो आएगा कैसे। जब तक इसका रिटर्न नहीं लिया जाएगा, पॉलिटिकल पार्टियों की मान्यता रद्द नहीं होगी, 2-4 नेताओं को, झूठ बोलने वालों को जेल में नहीं ठूसा जाएगा, तब तक ये बहुत समस्या खतरनाक होती रहेगी। और दुनिया के कई देश बर्बाद हो चुके हैं ऐसे झूठे वादों के चक्कर में। पाकिस्तान बर्बाद हुआ झूठे वादों के चक्कर में। लंका की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है झूठे वादों के चक्कर में। वेनेजुएला की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है। दुनिया के कई देश
झूठे नेताओं के चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं। तो ये फ्रीबीज का इलाज यही है जो आप बता रहे हैं? फ्रीबीज का इलाज है यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड, यूनिफॉर्म मैनिफेस्टो कोड, कठोर कानून, झूठे वादे गंभीर अपराध हों, झूठी बातें गंभीर अपराध हों, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैनिफेस्टो के लिए अनिवार्य हो कि आप पहले ये बताओ कि जो आप वादा कर रहे हो वो पैसा आएगा कैसे। और अगर आप झूठा वादा करोगे तो आपकी मान्यता भी रद्द होगी, आपके चुनाव लड़ने पे बैन होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक खौफ नहीं पैदा होगा। हमारे नेताओं में कोई खौफ ही नहीं है, कुछ भी झूठ बोल लो, कुछ भी झूठा वादा कर लो, कुछ होगा ही नहीं, इसलिए वो झूठा वादा भी करते रहते हैं, झूठ भी बोलते रहते हैं। भाई खटाखट स्कीम हमारे सामने साक्षात उदाहरण है, अभी 2024 की जो आई है, कुछ नहीं हुआ ना। राहुल गांधी ने सारी झूठ बोली पूरे इलेक्शन के दौरान। क्या राहुल गांधी जेल गए? नहीं। क्या कांग्रेस की मान्यता रद्द हुई? नहीं। क्या कांग्रेस के ऊपर कोई प्रतिबंध लगा? नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा था ना कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो हम देंगे। कैसे देते? यही तो मैं पूछ रहा हूं। 225 लाख करोड़ का कर्जा पहले से है, वो देते कैसे? यही तो एक मैनिफेस्टो का एक फॉर्मेट होना चाहिए कि उसमें अगर मान लो कांग्रेस कह रही है हम खटाखट देंगे 1 लाख रुपए साल के, तो वो कैसे देगी? वो पैसा आएगा कहां से? उधार लेके देंगे, सोना गिरवी रख के देंगे, या भारत को कहीं गिरवी रख के देंगे, या उनके पास खुद कहीं उनके घर में इतना पैसा रखा हुआ है पॉलिटिकल पार्टी के पास, वो अपनी पैसे देंगे कहां से? अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर? व्यापारियों के ऊपर। बर्डन किसके ऊपर? टैक्स पेयर के ऊपर। तो टैक्स पेयर का खून चूस के पॉलिटिकल पार्टियां झूठा वादा कर रही हैं, झूठे वादे से सत्ता में आ रही हैं और फिर खून चूस रही हैं। पिस कौन रहा है? पिस रहा है टैक्स पेयर, चाहे वो जीएसटी देता है, चाहे टोल टैक्स देता है, चाहे रोड टैक्स देता है, चाहे इनकम टैक्स देता है। अल्टीमेटली पिस कौन रहा है? टैक्स पेयर। नाम कौन कमा रहा है? पॉलिटिकल पार्टी। नाम तो कमा लिया राहुल गांधी ने, हम तो खटाखट 1 लाख रुपए देंगे। उनके नाना के यहाँ से आया था क्या? उनके मामा के यहाँ से आएगा क्या? कहाँ से आएगा? किसके पैसे? आपका पैसा, हमारा पैसा, इनकम टैक्स वालों का पैसा, जीएसटी वालों का पैसा, टोल टैक्स रोड टैक्स वालों का पैसा, टीडीएस वैट वालों का पैसा, ये आम जनता का पैसा है। तो लेकिन हमारे देश में जो टैक्स पेयर है वो इतना जागरूक नहीं है कि सीधे सीधे सवाल करे, भैया हमारा पैसा तुम बर्बाद क्यों कर रहे हो? हमारे पैसे से मुफ्तखोरी क्यों चला रहे हो? तुम्हें मुफ्तखोरी चलाना तो जाओ अपने कहीं से ले आओ। तुम्हारी पार्टी के अगर चंदा आया, अपनी पार्टी के चंदे से करो जो वादा करना है, हमारे पैसे से क्यों कर रहे हो? ये जो जनता है ना, जो टैक्स पेयर है, जब तक ये सवाल नहीं करेगी तब तक पॉलिटिकल पार्टियां खून चूसती रहेंगी टैक्स पेयर का, और टैक्स पेयर टैक्स दे के मरता रहेगा। ठीक है, एक खबर यूपी से सामने आई है, तो यूपी की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा भी कुछ वक्त पहले मदरसे में नकली नोट छपते हुए पकड़े गए थे। वहाँ से कुछ किताबें भी मिली हैं जिनमें बहुत मतलब ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनसे विवाद भी हो सकता है, आरएसएस विरोधी हैं, और पता नहीं उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो उसमें किसी आईजी का नाम सामने आया, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुशर्रफ का नाम, SM मुशर्रफ। हाँ, महाराष्ट्र से शायद ये जुड़े हुए हैं। तो इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, मैं पहली कई बार कह चुका हूँ, दुनिया के कई देश मदरसों के चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं। मदरसों में सिखाया क्या जाता है? पाक नापाक, जो हमको माने वो पाक, हमारी इबादत के तरीके को ना माने नापाक, जो हमारे जैसा कपड़ा पहने वो पाक, जो न पहने नापाक, जो हमारी तरीके से दाढ़ी रखे वो पाक, जो न रखे वो नापाक, जो हमारी तरीके से त्यौहार मनाए वो पाक, न माने तो अल्टीमेटली मदरसों में आज़ादी छीनना सिखाया जाता है। कैसे आज़ादी छीनना है? भारत में जो मदरसे चल रहे हैं वो संविधान की गलत व्याख्या के आधार पर चल रहे हैं। एक संविधान में आर्टिकल 30 है जहां ये लिखा हुआ है कि जो माइनॉरिटीज अपना स्कूल उनको चलाने खोलने का अधिकार है, लेकिन भारत में क्रिश्चियन और मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है। कोई भी रूलिंग कम्युनिटी कभी माइनॉरिटी नहीं होती है। क्रिश्चियन यहाँ पे रूल कर चुके हैं, राज कर चुके हैं 200 साल, मुस्लिम यहाँ राज कर चुके हैं, तो उनको माइनॉरिटी के दर्जा नहीं दे सकते। इसलिए उनको अपना मिशनरी स्कूल और मुस्लिम्स को अपना मदरसा खोलने का अधिकार नहीं है। यूएन की डिफिनीशन कहती है एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इन्फीरियर इन पॉपुलेशन, ऐसा समुदाय जिसकी कोई सामाजिक वजूद न हो, जिसका कोई आर्थिक वजूद न हो, जिसका कोई राजनीतिक वजूद न हो और संख्या में नगण्य हो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि 1% से कम वाला समुदाय माइनॉरिटी हो सकता है, लेकिन वो भी तब हो सकता है जब न उसको पार्षद चुनने की स्थिति में हो, न प्रधान बनाने की स्थिति में हो, न विधायक चुनने की स्थिति में हो, न सांसद बनाने की स्थिति में हो। हमारे देश में मुस्लिम और क्रिश्चियन कई लोग जज बन चुके हैं, कई लोग सांसद विधायक मंत्री बन चुके हैं, कई लोग उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो फिर इसका मतलब उनका सामाजिक वजूद है, आर्थिक वजूद है, बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। आप देखिए कितनी सारी हिमालय जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अजीज प्रेम जी हैं, ऐसे कितने लोग हैं, एयरलाइन चला रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, तो उनका आर्थिक वजूद भी है।
राजनीतिक वजूद आप देख लीजिए, भारत के 1/3 लोकसभा सीटों पे और 1/3 राज्यसभा विधानसभा सीटों पे मुस्लिम या क्रिश्चियन डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा। उनके खुद के कैंडिडेट जीते चाहे ना जीते, लेकिन वो डिसाइडिंग फैक्टर वो है। उदाहरण के लिए कश्मीर है, मुस्लिम डिसाइड करते हैं वहां कौन जीतेगा। आपका नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है, वहां क्रिश्चियन डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा। तो जो पॉलिटिकली डोमिनेंट है, जो ये तय करता हो कि पार्षद कौन बनेगा, प्रधान कौन बनेगा, विधायक कौन बनेगा, सांसद कौन बनेगा, उसको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलता। माइनॉरिटी का दर्जा जिसको मिलता भी है ना, उसको ऐसा स्कूल खोलने की परमिशन नहीं मिलती जिसमें नफरत सिखाई जाए। संविधान के प्रियम्बल में लिखा है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। भारत का संविधान राष्ट्र प्रथम सिखाता है। भारत का संविधान वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है। भारत का संविधान आर्टिकल 15 कहता है कि महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाइए, यानी नारी तू नारायणी सिखाता है। भारत का संविधान का आर्टिकल 15 कहता है जननी जन्मभूमि से स्वर्गादप गरीयसी। अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन उसका अगर सही से इंटरप्रिटेशन करिए तो ये होता है। भारत का संविधान कहता है राइट टू लाइफ, लिबर्टी। इसका मतलब सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके। मदरसे और मिशनरी स्कूलों में तो नहीं सिखाया जाता। भारत का एक मदरसा या मिशनरी स्कूल सिखाइए जहां वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जाता हो, नारी तू नारायणी सिखाया जाता हो, जननी जन्मभूमि से सिखाया जाता हो, जहां पे सबका साथ सबका विकास सिखाया जाता हो। मदरसे और मिशनरी स्कूल तो धर्मांतरण के अड्डे हैं। पर ये मौलाना तो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर महिला को सबसे कीमती चीज के तौर पर देखा जाता है, हमें उनका सम्मान करना सबसे बेहतर तरीके से नहीं, वो तो कैसे सम्मान होता है कि तलाक़े हसन आज भी चल रहा है भारत के अंदर। तलाक़े हसन चल रहा है, तलाक़े बाइन चल रहा है, तलाक़े किनाया चल रहा है, चार शादी चल रहा है, हलाला चल रहा है, मुताह चल रहा है, मिस्यार चल रहा है, तहर्रुस चल रहा है। और इसके बारे में पूछो तो पहले कहेंगे तो ये तो होता ही नहीं है। फिर हाँ, ठीक है, कहेंगे तो होता ही नहीं है। और जैसे सरकार इस पर कानून बनाएगी, बैन करेंगी, तो सुप्रीम कोर्ट में कूद पड़ेंगे। मैंने चार शादी चैलेंज किया हुआ है। बड़े दिग्गज वकील, पूर्व कानून मंत्री हमारी PIL का विरोध करते हैं सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर। और कौन आया हुआ है? जमीयत उलमा हिंद और पर्सनल लॉ बोर्ड, हमारी PIL का विरोध करने के लिए। हमने हलाला चैलेंज किया हुआ है। 5 जजों की बेंच के सामने मामला चल रहा है। विरोध करने कौन आया है? वही जो मुस्लिमों के रहनुमा बनते हैं, वही आए हुए हैं। इंगेज किसको किया है? भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व कानून मंत्री को। हमने तलाक़े हसन चैलेंज किया, तलाक़े हसन चैलेंज किया, तलाक़े बाइन चैलेंज किया, तलाक़े किनाया चैलेंज किया। विरोध करने कौन आया है? वो संगठन जो कहते हैं हम मुस्लिमों के रहनुमा हैं। और किसको इंगेज किया हुआ है? भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री को। हमने कह तो रहा हूं, इनके खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के दांत अलग हैं इनके। मैं तो जो बातें कह रहा हूं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट की बात कर रहा हूं। सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अरे बाकी तो छोड़ो, जेंट्स का खतना तो छोड़ो, लेडीज का खतना हो रहा है। और लेडीज का खतना बंद हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन है कि भैया कम से कम बच्चों का खतना कर रहे हो, लड़कों का खतना करो, लड़कियों का खतना तो मत करो। उस खतना को होना चाहिए जायज ठहराने के लिए बड़े दिग्गज वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो रहे हैं। हलाला को जायज ठहरा रहे हैं। हलाला को जायज ठहरा। अच्छा, मैंने सवाल पूछा, मुझे लगा शायद मेरे पढ़ने में गलती हो गई होगी, समझने में गलती हो गई होगी। तो एक मौलाना साहब आकर बैठे, उनसे पूछा कि हलाला है क्या, तो वही समझा रहे हैं जो हम सबको पता है। तो मैंने कहा आप इसे जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? तो कर रहे हैं जस्टिफाई। मैं यही तो कह रहा हूं कि इस देश में इसलिए मदरसों में ये सब बातें सिखाई जाती हैं। मदरसों में भारतीय संस्कृति नहीं सिखाई जाती, भारत का गौरवशाली इतिहास नहीं सिखाया जाता। मदरसों में भगवान राम कृष्ण उनकी बातें नहीं सिखाई जाती। लेकिन वो कहते हैं कि एक सच्चा देशभक्त जो है वो मुसलमान है, क्योंकि हम यहीं पर पैदा होते हैं, यहीं पर मिट्टी में मिल जाते हैं। हिंदू जब मरता है उसकी अस्थियां बहती हैं और पता नहीं पाकिस्तान और पता नहीं कहां जाती होंगी। अब ये सब सुनिए, ये सब तो बकवास की बातें हैं। सच्चाई तो ये है कि भारत में ही पक्का कब्रिस्तान बन रहा है। जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां पे पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है। अरब में, दुबई में, UAE में, अबू धाबी में, बहरीन में, कुवैत में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। भारत में पक्के कब्रिस्तान किस लिए बनाए जा रहे हैं? इसलिए नहीं कि हमको भारत से बड़ा प्रेम है, इसलिए बनाए जा रहे हैं भारत की ज़मीन पे कब्जा करना है। मज़ार बनाना, दरगाह बनाना हराम है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह के अलावा कोई दूसरा इबादत की योग्य नहीं है। जब अल्लाह के अलावा दूसरे किसी की इबादत हराम है, तो फिर मज़ार में किसकी इबादत हो रही है? दरगाह में किसकी इबादत हो रही है? और अरब में, दुबई में, कुवैत में, बहरीन में, अबू धाबी में एक भी मज़ार नहीं, एक भी दरगाह नहीं। क्यों? क्योंकि मज़ार बनाना, मज़ार पे जाना, दरगाह पे जाना, दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना, वहाँ इबादत करना हराम है। भारत में क्यों बन रही है? वो इसलिए नहीं कि भारत से बड़ा प्रेम है, देशभक्ति है, इसलिए करना है क्योंकि हमें जगह जगह कब्जा करना है। कल को जब गूगल से, जब सैटेलाइट से देखें तो पता चला मंदिर से ज़्यादा यहाँ पे मस्जिद है, मंदिर से ज़्यादा दरगाह है, मंदिर से ज़्यादा यहाँ पे मज़ारें हैं, मंदिर से ज़्यादा पक्के कब्रिस्तान है।
कल को जब सैटेलाइट से जांच हो या हर साल 10 साल के बाद जब जनगणना होती है ना, तो जनगणना में इस बात की भी ये भी काउंटिंग की जाती है कि उस गांव में कितने मंदिर हैं, कितने मस्जिद हैं, कितने गुरुद्वारे हैं, कितने वहाँ चर्च हैं। तो ये जो जगह जगह बनाया जा रहा है, इसलिए बनाया जा रहा है ये दिखाने के लिए उस गांव में मंदिर से ज़्यादा मस्जिद है, उस गांव में मंदिर से ज़्यादा चर्च है। ये बड़े प्लान्ड वे में हो रहा है। इस पर मैं किसी और दिन आपसे चर्चा करूंगा, इसलिए मेरा ये कहना है। और फिर भारत का संविधान कहता है, राइट टू आर्टिकल 21 है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। जो फंडामेंटल राइट होता वेरी नहीं करता। फंडामेंटल राइट का मतलब ये हुआ कि 8वीं तक देश के सभी बच्चों की एक किताब होनी चाहिए। आर्टिकल 21 ये कहता है कि चाहे वो मजदूर का बच्चा हो या मालिक का बच्चा हो, मेरा बेटा हो, आपका बेटा हो, आपके कैमरामैन के बेटा हो, आपके ड्राइवर का बेटा हो, या इस पूरे न्यूज चैनल के मालिक का बेटा हो, किताब एक होनी चाहिए। ये भारत का संविधान कहता है। भारत का संविधान कहता है फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, देश की एकता, अखंडता, भाईचारा वो तभी आएगा जब सभी बच्चों की एक किताब होगी। मदरसा में अलग बच्चा पढ़ेगा, कुछ गुरुकुल में अलग पढ़ेगा और मिशनरी स्कूल में अलग पढ़ेगा, कभी भाईचारा नहीं बनेगा। सीबीएसई का अलग किताब पढ़ेगा, आईसीएसई अलग पढ़ेगा, कभी भाईचारा नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया हुआ है। हमने पीआईएल फाइल करके कहा है कि भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए। अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश की रेलवे चल सकती है, एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश का स्कूल क्यों नहीं चल सकता? अगर एक जीएसटी से पूरे देश में यूनिफॉर्म टैक्स हो सकता है, तो आप पूरे देश का सिलेबस एक क्यों नहीं कर सकते? अरे भैया, भारत में नवोदय स्कूल पूरे देश में है, सबका सारे नवोदय स्कूल में किताब कॉमन होती है। पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय चलता है, केवीएस, किताब कॉमन होती है। सबकी एक किताब करो ना, सबकी एक किताब करो। फिजिक्स किताब एक हो सकती है, केमिस्ट्री की एक हो सकती है, जूलॉजी की एक हो सकती है, बॉटनी की एक हो सकती है, हिस्ट्री एक हो सकती है, सिविक्स एक हो सकती है, हिंदी एक हो सकती है, अंग्रेजी एक हो सकती है, संस्कृत। तो बचा क्या? हाँ, कुछ राज्यों को अपनी लोकल हिस्ट्री बतानी है, लोकल ज्योग्राफी बतानी है, तो उसके लिए राज्यों पे 10 किताब में से 7 किताब कॉमन कर दो, 3 किताब राज्यों पे दे दो। अपने अपने राज्य की इतिहास बताएं, अपने राज्य का भूगोल बताएं, अपने राज्य के ऋषियों महर्षियों के बारे में बताएं। लेकिन मैं एक चीज़ पूछता हूँ आपसे, मदरसे में हथियारों का जखीरा मिल चुका है, मदरसों में नोट छापने की मशीन मिल चुकी है, मदरसों में किताब मिल रही है जहाँ बताया जा रहा है हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख काफिर होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित काफिर होते हैं, आरएसएस आतंकवादी संगठन है। मुझे एक चीज़ बताइए, कोई एक गुरुकुल में कोई ऐसी किताब बताइए जहाँ गुरुकुल में लिखा हो कि मुसलमान ये नापाक होते हैं। कहीं भी नहीं। आज तक मुझे गुरुकुल का पढ़ा हुआ एक बच्चा कोई पत्थरबाज बताइए। गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा आतंकवादी क्यों नहीं बनता? गुरुकुल का पढ़ा हुआ अलगाववादी क्यों नहीं बनता? गुरुकुल का पढ़ा हुआ जिहादी क्यों नहीं बनता? गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा किसी का सर कलम क्यों नहीं करता? गुरुकुल का पढ़ा हुआ सर तन से जुदा का नारा क्यों नहीं लगाता? गुरुकुल का पढ़ा हुआ रेलवे की पटरियों पर जो है कभी पत्थर क्यों नहीं रखता? गुरुकुल का पढ़ा हुआ रेलवे को डिरेल करने की कोशिश क्यों नहीं करता? नहीं करता। आप मुझे अब जब सरकार की ड्यूटी है अपराध रुके, जिहाद रुके, मजहबी उन्माद रुके, अलगाववाद रुके, कट्टरवाद रुके, धर्मांतरण रुके, ये सब रुके, और गुरुकुल का बच्चा इन सबको रोकता है, नहीं करता है सारे अपराध, तो स्वाभाविक सी बात है देश की शांति समृद्धि के लिए ज़रूरी है 8वीं तक भारत में वैदिक शिक्षा लागू हो, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू, जो हमारी पुरानी परंपरा थी। हमारे देश में पहले कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे, एक स्कूल में पढ़ते थे, एक किताब पढ़ते थे। राम और निषाद राज एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही गुरुकुल में पढ़े, एक किताब पढ़े। एक राजा के लड़के थे, गरीब थे, राजा दशरथ, उनके मंत्री सुमंत जी केवट के लड़के थे। राजा दशरथ क्षत्रिय थे, वो राजकुमार थे, वो गरीब नाविक का बेटा सुमंत, एक स्कूल में पढ़े, एक किताब पढ़े, और इसीलिए आपस में भाईचारा था। अलग अलग किताब पढ़ा के नहीं मिलेगा। मदरसा विदेशी परंपराओं को प्रमोट करता है, विदेशी कुरीतियों को प्रमोट करता है, विदेशी पद्धति को प्रमोट करता है, विदेशी जीवन पद्धति को प्रमोट करता है। मदरसा न भारत की संस्कृति सिखाता है, न भारत की परंपरा सिखाता है, न भारत का त्यौहार सिखाता है, न भारत का ज्ञान विज्ञान सिखाता है, न भारत की जीवन शैली सिखाता है। जो हमारा भाव है माताओं के प्रति, उसको नहीं सिखाता। मदरसा केवल और केवल विदेशी चीज़ों को सिखाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 8वीं तक मदरसा कुछ नहीं होना चाहिए, एक देश एक शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम मौलानाओं का जिक्र कर रहे थे तो मुझे वक्फ बोर्ड का जिक्र करना लाजमी हो गया। जेपीसी की दूसरी बैठक हुई है जिसमें रेलवे से, डिफेंस से पूछा गया है कि वक्फ बोर्ड ने कितना कब्जा कर रखा है। दूसरा, मेरे साथ एक मौलाना भी कल परसों एक इंटरव्यू में बैठे हुए थे, वो भी ये कह रहे थे कि अगर हम 1970 के गैजेट की बात करें तो भारत सरकार ने जो हमें ज़मीन दे रखी है वो सरकार हमें दे दे। मैंने मौलाना तौकीर रजा को सुना, वो कह रहे हैं कि हमारा जो आपकी जो हमारी ज़मीन है जो आपने ले रखी है वो हमें दे दो।
इतनी जमीन है वक्फ बोर्ड के पास, और इनकी कौन सी जमीन अटकी पड़ी है जो सरकार नहीं दे रही है? मेरे एक हाथ में भारत का संविधान है और दूसरे हाथ में ये वक्फ एक्ट, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, वो सवाल दर्शक भी उसका जवाब देंगे। मुझे बताइए, मैं आपके घर पे कब्जा कर लूं, ये अपराध है या जायज है या नाजायज? ऑफ कोर्स नाजायज है। नाजायज। मैं आपके घर के अलावा आपके चाचा के घर पे, आपके मौसी के घर पे, आपके मामा के घर पे, आपके पूरे गांव पे कब्जा कर लूं, तो ये अपराध बढ़ा या जायज हो गया? नहीं नहीं, अपराध बढ़ा है, अपराध बढ़ गया। बिल्कुल। अब मैं आपके घर पे कब्जा करके उसको वक्फ किसी को दान कर दूं, वक्फ घोषित कर दूं, तो वो कबूल होगा क्या ऊपर वाले को? बिल्कुल नहीं। नहीं। आपकी मैं जेब काट के, आपकी मैं पर्स छीन के और ले जाके कहीं चढ़ा दूं, वो हराम हुआ कि हलाल? हराम हुआ, नाजायज हुआ। भारत वक्फ का मतलब क्या होता है? दान देना। दान देना। मैं ये जो वक्फ एक्ट है ना, ये केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अनकुरानिक है और अन इस्लामिक है। मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर इस्लाम को मानते हो तो, नहीं मानते हो भैया तो ठीक है, जो अपना ढिढोरा पीटते रहो। वक्फ का मतलब होता है दान करना, और दान हमेशा अपनी चीज की जाती है, अपने पुरखों की चीज की जाती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको वक्फ करना है तो या तो आपके माता पिता की संपत्ति हो, आपके पति की संपत्ति हो, और या तो आपने यहाँ पे नौकरी करते करते कुछ मेहनत से कमाया है, वो कमाया आपने जो ईमानदारी से कमाया, गलत तरीके से नहीं, ड्रग स्मगलिंग करके नहीं, हत्या करके नहीं, फिरौती करके नहीं, अपहरण करके नहीं, ईमानदारी से जो कमाया, जो जायज़ तरीके से कमाया, उसको आप दान कर सकते हैं, उसी को वक्फ कहते हैं। तो वक्फ जिसको हम कहते हैं, दान उसी को कहते हैं। हम अपनी भाषा में दान कहते हैं, मुस्लिम उसको वक्फ कहते हैं, और क्रिश्चियन उसको चैरिटी कहते हैं। एक ही बात है, शब्द एक ही, शब्द अलग अलग है, भाव एक ही है। तो वक्फ, चैरिटी और दान हमेशा अपनी संपत्ति की जाती है और अपनी जायज़ तरीके से कमाई गई संपत्ति की जाती है, नाजायज़ तरीके से नहीं, हत्या करके, मर्डर करके, दूसरों की जमीन करके नहीं। अब ये मुस्लिम तथाकथित जो क्या कह रहे हैं कि जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी की जो जमीन थी, जो नवाबों की जमीन थी, वो सारी वक्फ की जमीन है। कैसे हो गई भैया वक्फ की? बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, लोधी 1 इंच जमीन लेके आए थे क्या? अपने चाचा अपने घर से लाए थे क्या? नहीं। क्या बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने कोई ईमानदारी के साथ कोई ज़मीन यहाँ पे खरीदी क्या? नहीं। क्या बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी और नवाबों को किसी ने अपने स्वेच्छा से उनको ज़मीन दिया क्या? नहीं। तलवार के दम पे लिया। तो तलवार के दम पे उन्होंने ज़मीन लिया तो उनको वक्फ करने का अधिकार ही नहीं है। वक्फ तो वास्तव में अपनी ज़मीन की जाती है, ईमानदारी से, नेक तरीके से, जायज़ कमाई के ज़रिए की जाती है। और ये क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जो जहाँ पे बाबर का घोड़ा घास खाता था, अकबर का गधा घास खाता था, या जो भी है, नवाबों की बकरी जाके घास खाती थी, वो सब ज़मीन वक्फ की है। तो मेरा ये कहना है बिल्कुल नहीं है। दूसरा, विभाजन हुआ। विभाजन के बाद ये इधर के मुस्लिम उधर गए, उधर के हिंदू इधर आए। अब जो इधर के मुस्लिम वहाँ गए पाकिस्तान, तो जो वहाँ पे हिंदुओं की ज़मीन खाली हुई थी वो उनको दे दी गई कि भैया ठीक है, तुम बस जाओ इस पे। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, जो यहाँ से मुस्लिम गए उनकी ज़मीन भी वक्फ है। उनकी कैसे होगी? उस पर तो किसका अधिकार होता है? उस पर उनका अधिकार होता है जो पाकिस्तान से बेचारे अपनी ज़मीन छोड़ के आए थे। भारत से किसी को भगाया नहीं गया था। भारत के जितने मुस्लिम्स गए थे सब अपनी इच्छा से गए थे। किसी ने उनको दौड़ा के, मार के, खदेड़ के, या उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके उनको नहीं भगाया था। जबकि पाकिस्तान से जो आए थे वो पीड़ित थे, उनके साथ वहाँ पे हत्या हुई थी, उनके बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था, इसलिए भाग के आए थे। तो यहाँ पे जो ज़मीन खाली मिली, उस पर पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का पहला हक बनता है। अब आते हैं तीसरी बात। आज़ादी के समय वक्फ बोर्ड के पास 45,000 एकड़ ज़मीन थी। आज वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ ज़मीन है। मुगलों की ज़मीन नाजायज़ है, वक्फ हो नहीं सकती। नवाबों की ज़मीन नाजायज़ है, वक्फ हो नहीं सकती। पाकिस्तान विभाजन के समय जो ज़मीन खाली गई वो वक्फ हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो मजबूरी में लोग गए थे, तो स्वाभाविक सी बात जो आए उनकी होती है। तो अब ये जो 45,000 एकड़ से 10 लाख, मान लीजिए 50,000 एकड़ से 10 लाख एकड़ हुई, यानी 9.5 लाख एकड़ ज़मीन बढ़ गई पिछले 75 साल में। ये दिया किसने? सच्चर कमेटी कह रही है मुसलमानों की हालत तो दलितों से बुरी है। ओवैसी खुद ही कहते रहते हैं मुसलमानों की हालत दलितों से बुरी है। जितने इनके बड़े संगठन हैं, बड़े रहनुमा हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड, देवबंद, वो कहते हैं मुसलमान बहुत मजलूम हैं, बड़े पिछड़े हैं, बड़े गरीब हैं। जब पिछड़े हैं, गरीब हैं, तो पिछले 75 साल में 9.5 लाख एकड़ ज़मीन दिया किसने इनको? किसने दे दिया भैया?
अरे जो गरीब होगा, मजलूम होगा, जिसके पास 1 बीघे जमीन होगी, वक्फ करेगा या अपना खुद उस पर कुछ खेती वेती करके खाएगा पिएगा? बड़ी स्वाभाविक सी बात है। तो ये जो जमीन बढ़ी है वास्तव में मुस्लिम्स की जमीन ही नहीं है। ये जमीन कैसे बढ़ी है? ये जमीन बढ़ी है पार्कों पे कब्जा करके, ऊसर जमीन पे कब्जा करके, बंजर जमीन पे कब्जा करके, खेल के मैदान पे कब्जा करके, नदियों के किनारे जो खादर होता है उस पे कब्जा करके, पहाड़ियों पे कब्जा करके, जंगलों पे कब्जा करके, जितने भी सार्वजनिक स्थानों होते हैं उनको सबको वक्फ डिक्लेयर कर करके ये जमीन कब्जा की गई है। और इसीलिए वो लोग कागज नहीं दिखाना चाहते हैं। अब ये नए वाले अमेंडमेंट में यही हुआ है ना, भैया ठीक है कागज दिखाओ, कब दिया, किसने वक्फ किया, किसके सामने वक्फ किया, कागज नहीं दिखाना चाहते। क्यों? क्योंकि अवैध निर्माण किया हुआ है। मदरसे अवैध रूप से बना लिए, मज़ारें अवैध रूप से बना लिया, दरगाहें अवैध रूप से बना लिया, पक्का कब्रिस्तान अवैध रूप से बना लिया, मस्जिदें सरकारी जमीन पे बना रखी हैं। तो कागज दिखा नहीं सकते, कागज नहीं दिखा सकते। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, ये कानून मैं क्यों कह रहा हूं, एक और भी कारण है ये अनकुरानिक होने का। ये वक्फ एक्ट कहता है कि जहां मज़ार है, जहां दरगाह है, जहां पक्का कब्रिस्तान है, वक्फ की ज़मीन है, वो भी वक्फ है। जबकि मज़ार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान ये इस्लाम में हराम है। वहां बनाना, मज़ार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है, और मज़ार, दरगाह, पक्के कब्रिस्तान पे जाना हराम है। और वक्फ बोर्ड उसको भी लीगलाइज करता है। तो जो चीज़ इस्लाम में हराम है, नाजायज है, उसको ये जायज कैसे कह रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं ये वक्फ एक्ट, वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकुरानिक है, अन इस्लामिक है। अब मैं आता हूं इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं। भारत का संविधान कहता है सब एक समान है। भारत के संविधान में WAQF कहीं लिखा ही नहीं है। मैं नम्रता जी आज राहुल गांधी, ओवैसी सबको खुली चुनौती देता हूं, अगर वो भारत के संविधान में WAQF दिखा दें, वक्फ दिखा दें, तो मैं आजीवन वकालत भी छोड़ दूंगा और सार्वजनिक जीवन से भी संन्यास ले लूंगा। इसको मैंने चैलेंज किया और मेरी PIL चल रही है इसके ऊपर। और भारत में इस समय टोटल 120 PIL चल रही है। हमारा ये कहना है कि संविधान में केवल चैरिटी लिखा हुआ है, जहां काम का बंटवारा है वहां चैरिटी लिखा है, इंडाउमेंट लिखा है। तो आप यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनाइए, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड बनाइए, हिंदी में उसको कहेंगे समान दान संहिता बनाइए, और समान आप धर्मस्थल संहिता बनाइए। मामला ये प्रॉपर्टी का है तो समान संपत्ति संहिता बनाइए, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड बनाइए। संविधान कहता है सभी मुकदमों का फैसला कोर्ट के जरिए होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी सबके मुकदमों का फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा, हाई कोर्ट में होगा। तो फिर केवल मुस्लिम की जमीन का मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल में क्यों होना चाहिए, वक्फ बोर्ड में क्यों होना चाहिए? बाकी लोग क्या थर्ड क्लास के हैं क्या? मतलब बिरला जी की, आप उदाहरण देता हूं, मान लो बिरला जी, भारत में सबसे ज्यादा जो मंदिर बनाया बिरला जी ने बनाया, सबसे ज्यादा धर्मशाला बिरला जी बनाते हैं, ठीक है? आप जहां भी देखिए, जैन धर्मशालाएं बहुत मिलेंगी, बिरला धर्मशाला आपको बहुत मिलेगी। अब बिरला जी की धर्मशाला पे अगर मैं जाके कह दूं कि ये जो बिरला जी की धर्मशाला है एक्चुअली ये हमारी जमीन है, तो हमारा और बिरला जी के बीच में जो मुकदमा चलेगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा। और वहीं पे ओवैसी जी आके कह दें या कोई और आके कह दे कि ये जो बिरला जी का धर्मशाला ये हमारी जमीन पे है, ये वक्फ की जमीन है, तो उनका मुकदमा कहां चले? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं चलेगा, वक्फ बोर्ड में चलेगा, वोटेबल। क्यों भैया? ऐसा कौन सा, मतलब आपने अलग से क्यों, एक अलग से स्पेशल क्यों प्रिविलेज दिया हुआ है? एक तरफ तो कहते हो भारत में संविधान है, संविधान का मतलब होता है समान विधान, दूसरी तरफ आप कहते हो प्रियम्बल में सेकुलर शब्द भी जोड़ दिया। सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है कि जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल ला। भारत में आप मुझे बताइए मजहब के आधार पर कोई और ट्रिब्यूनल है क्या? एक भी ट्रिब्यूनल नहीं है। भारत में वैसे कई ट्रिब्यूनल हैं, GST ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल है, इन्वायरमेंट के लिए आपका NGT है, आज ट्रिब्यूनल है, लेकिन जितने भी ट्रिब्यूनल हैं वो सारे के सारे रिलीजन न्यूट्रल है, मजहबी ट्रिब्यूनल नहीं है। भारत का संविधान मजहबी ट्रिब्यूनल बनाने की इजाजत नहीं देता। भारत का संविधान मजहब के आधार पर कानून बनाने का, मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड बनाने का, मजहब के आधार पर वक्फ ट्रिब्यूनल बनाने का, मजहब के आधार पर मंत्रालय बनाने का, मजहब के आधार पर आयोग बनाने का, मजहब के आधार पर कोई योजना बनाने की इजाजत ही नहीं देता। भारत का संविधान कहता है सारे कानून सबके लिए समान होना चाहिए। संविधान में केवल दो लोगों को अलग से प्रिविलेज मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है? एक महिलाओं को मिला हुआ है। आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से कमीशन बन सकता है, महिला आयोग बना हुआ है, अलग से उनके लिए कानून बन सकता है, पॉक्सो अलग से कानून बना हुआ है महिलाओं और बच्चों के लिए।
तो महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से कानून बन सकता है, और या तो SC ST के लिए बन सकता है। बस मजहब के आधार पर तो बिल्कुल नहीं। संविधान निर्माताओं ने कहा था कि मजहब के आधार पर देश का विभाजन हो चुका है, इसलिए मजहब के आधार पर अब कुछ भी नहीं चलना चाहिए। ये सरदार पटेल ने कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, और उसके बाद भी कह रहे हैं। और कितनी जमीन कब्जा कर लिया? दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है, और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। यानी दुनिया के 50 देशों का जो क्षेत्रफल है ना, वो वक्फ बोर्ड के से कम है। बहरीन का क्षेत्रफल 1,75,000 एकड़ के आसपास है। भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 5 बहरीन बन जाएगा। भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 13 मालदीव बन जाएगा। भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर आपका 3 सिंगापुर बन जाएगा। भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 2 मॉरिशस बन जाएगा। भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 2 लग्जमबर्ग बन जाएगा। 50 ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। इसलिए मैं कह रहा हूं सारी जमीनों की ऑडिट होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो मुगलों की जमीन थी, नवाबों की जमीन थी, जो विदेशी यहाँ पे आक्रांता आए थे, जो उनकी जमीन थी, सरकार उसको टेक ओवर करे। वो सरकार अपना उस पर जो पुलिस लाइन बनाए, हॉस्पिटल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, जो बनाना बनाए, वक्फ नहीं हो सकता। वो जमीन कोई लेके नहीं आए थे। दूसरा, एक एक जमीन की ऑडिट होनी चाहिए। और तीसरा, वक्फ बोर्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वक्फ ट्रिब्यूनल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वक्फ एक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक कानून बनाइए, यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड, समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता, समान संपत्ति संहिता। ठीक है, मान लीजिए अगर इसको सुलझा भी लिया जाए इस पूरे मामले को, तो उनका क्या करेंगे जो घुसपैठिए हैं, जो खासकर झारखंड में बस गए हैं या बंगाल के कुछ इलाकों में बस गए हैं? और अब जितना मैं मोटा मोटा तौर पर पढ़ पाई इस बारे में, एक पूरा गांव बसा दिया गया है झारखंड में, तो झारखंड के आसपास के इलाके में, और उसे जमाई तोला के नाम से जाना जाने लगा है। प्रॉपर कानून तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली पावर तो वही देता है ना कि बाहर से आकर अगर कोई आदिवासी लड़की से शादी कर ले तो बतौर गिफ्ट समझ लीजिए, या जो भी लड़की के पास, लड़की के फादर के पास संपत्ति है वो सारी, जैसे आप इस तरफ आ जाइए तो बेटा बेटी को अधिकार मिल जाता है, वहां पर जमाई को मिलता है। तो ये जो झारखंड में कह लीजिए, या जो घुसपैठिए यहां पर आकर आए तो खाली हाथ है, लेकिन पूरे के पूरे अपने साम्राज्य बसा रहे, इसका तोड़ कैसे निकाला जाएगा? देखिए, भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, और भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं है। ये बांग्लादेशी रोहिंग्या चीन नहीं जाते, बांग्लादेशी रोहिंग्या दुबई नहीं जाते, यूरोप नहीं जाते, अमेरिका नहीं जाते, रूस नहीं जाते, भूटान में बगल में नहीं जाते, भारतीय आते हैं। जानते हैं क्योंकि भारत का घुसपैठ विरोधी कानून सबसे सड़ा हुआ कानून है। मेरी PIL भी चल रही है, जिसमें मैंने कहा था 2017 से मेरी PIL चल रही कि 5 करोड़ घुसपैठिए तो उस समय आ चुके थे, अब संख्या उनकी बढ़ चुकी है। घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी, और घुसपैठ का मूल कारण है सड़ा हुआ कानून। जब तक हम कानून नहीं बदलेंगे, घुसपैठ के नियंत्रण के लिए कठोर नहीं बनाएंगे, घुसपैठ को देशद्रोह घोषित नहीं करेंगे, घुसपैठ को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित नहीं करेंगे, घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं करेंगे, घुसपैठ को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं करेंगे, तब तक घुसपैठ होना बंद नहीं होगी। हमारी और बांग्लादेश की जो बाउंड्री है 4000 किलोमीटर की है। चलो 4000 किलोमीटर, वैसे आज़ादी के बाद से अगर हमने उसको डिवाइड करना शुरू किया होता तब तक 4000 किलोमीटर की बाउंड्री बन चुकी होती। ठीक है, नहीं बन सकती, लेकिन हम कम से कम एक कठोर कानून बना के और जगह जगह वहां पे बोर्ड लगा सकते हैं, बड़ा बड़ा डिस्प्ले बोर्ड पूरे बॉर्डर पे, कि भारत के अंदर घुसपैठ करना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। जैसे कई बार ऐसे होता है, प्लॉट पे आप देखिए छोटी सी बाउंड्री करा दी जाती है और फिर लिखा रहता है ये मामला विचाराधीन है, ये बिक्री खरीद नहीं होगी। ऐसा आपने देखा होगा। कई बार ऐसे भी लिखा रहता है, खेतों में प्लॉट पे मेड़ बना हुआ है, मेड़ पे बोर्ड लग जाएगा, ये संपत्ति इनकी है, कोई इस पे अवैध निर्माण ना करें, ऐसा लिखा रहता है ना। मैं तो कह रहा हूं कि भारत में प्रमुख शहरों में, हवाई अड्डों के पास, रेलवे के किनारे, प्रमुख जो स्थान है, केवल भारत में बोर्ड लगा दिया जाए कि भारत में घुसपैठ करना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। घुसपैठी अपने आप भागना शुरू कर देंगे। घुसपैठ इसलिए हो रही है क्योंकि घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कानून नहीं है। हमारे पास NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन घुसपैठियों पे इसलिए नहीं लगता कि हमने NSA में एक लिखा ही नहीं है कि घुसपैठ भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हमारे पास UAPA है, लेकिन हमने UAPA में कहीं लिखा ही नहीं है कि घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। हमारे पास देशद्रोह की कानून है, पुराने में भी था, नए वाले BNS में भी है, लेकिन हमने कहीं लिखा ही नहीं है कि भारत में अवैध रूप से प्रवेश करना देशद्रोह है। हमारे पास वेजिंग वॉर का एक सेक्शन है, प्रोविजन है, उसमें आजीवन कारावास, फांसी तक का प्रावधान है,
लेकिन हमने कहीं लिखा ही नहीं कि घुसपैठ एक वेजिंग वॉर है, एक इनडायरेक्ट वॉर है। हमारे पास ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए कानून है, लेकिन हमने ऑर्गेनाइज क्राइम में कहीं लिखा ही नहीं कि घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। जब तक घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, आजीवन कारावास देने और उनकी सिटीजनशिप खत्म करने के लिए कानून नहीं बनेगा, घुसपैठ नहीं रुकेगी। घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं? बॉर्डर पे 2000 रुपये दिए अंदर आए, कॉमन सर्विस सेंटर पे गए, 2000 रुपये दिए, आधार बनवाया, जैसे एक डॉक्यूमेंट हो गया, दलाल को पकड़ा तहसील में, लेखपाल पटवारी किसी को पकड़ लिया, 2000 रुपये में राशन कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट हो गया, नगर निगम में दलाल को पकड़ा, 2000 रुपये में बर्थ सर्टिफिकेट, 3 डॉक्यूमेंट हो गया, दलाल पकड़ा फिर तहसील में किसी को, 2000 रुपये में डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, 4 डॉक्यूमेंट हो गया, बैंक में खाता खोल लिया। आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ा, 3000 रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ऑफिस के दलाल को पकड़ लिया, 10,000 रुपये में पासपोर्ट। चलो पासपोर्ट की जरूरत तो नहीं है हमको, विदेश तो घूमने, उनको तो भारत में ही रहना है। तो मतलब कुल मिला के 12 से 15,000 रुपये में 5-6 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, खाता खुलवा लेते हैं, और उसके बाद आपके और हमारे टैक्स के पैसे से उनको वजीफ़ा मिलता है, उनको राशन मिलता है, उनको मुफ्त में मकान मिलता है, उनको मुद्रा लोन मिलता है। सारी सुविधाएं केंद्र और राज्य सरकार की किसको मिल रही हैं? घुसपैठियों को, जो हमारे लिए बहुत बड़े खतरे हैं, जिनकी संस्कृति हमसे मैच नहीं करती, जिनको प्लान्ड वे में भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए ही बसाया गया है। उनको मकान भी मिल रहा है, उनको दुकान भी मिल रही है, उनको जो है रहने के लिए उनको मुफ्त में जो है बाकी और राशन भी मिल रहा है, उनके बच्चों को वजीफ़ा भी मिल रहा है। माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री अलग वजीफ़ा दे रही, केंद्र सरकार अलग वजीफ़ा दे रही, राज्य सरकारें अलग वजीफ़ा दे रही हैं। तो कौन कहे? और जब तक हम इस पर भ्रष्टाचार नहीं खत्म करेंगे सफल नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं एनआरसी आ जाएगा तो घुसपैठिए भाग जाएंगे, घुसपैठ रुक जाएगी। असम में एनआरसी हो चुकी है। सर्बानंद सोनोवाल जी जो इस समय केंद्र में मंत्री हैं, पहले ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उनके टाइम में एनआरसी हुई है, और इनफैक्ट उनकी पीआईएल के बाद एनआरसी हुई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, जब वो एक्टिविस्ट थे तो उन्होंने पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि असम में बहुत घुसपैठी आ चुके हैं, इनको निकालो, और वो एनआरसी फेल हो गई। जानते हैं कैसे फेल हो गई? जब तक वो पीआईएल चली सुप्रीम कोर्ट में, इस बीच में घुसपैठियों ने 5-5, 6-6 कागज बना लिए, और जब वहाँ पे एनआरसी शुरू हुई, एनआरसी में होता क्या है कि एक रजिस्टर बनता है, जैसे ये रजिस्टर है, तो हर रजिस्टर के एक पन्ने पे एक परिवार के मुखिया का नाम लिखा जाएगा, और उस परिवार में कितने सदस्य हैं वो लिखा जाएगा। ऐसे एक कुटुंब का एक पन्ना होता है, ऐसे बनता है रजिस्टर। घुसपैठियों ने क्या किया कि जब, और ये एनआरसी करने कौन आता है? लेखपाल आते हैं, पटवारी आते हैं, क्लर्क आते हैं, जो गवर्नमेंट ने सी ग्रेड के जो कर्मचारी वो आते हैं। तो जब घुसपैठियों के यहाँ आया तो उन्होंने क्या किया कि पर पर्सन 2000 और पकड़ा दिया। एक परिवार में 5 लोग थे तो उन्होंने 10,000 रुपये पकड़ा दिया, लेखपाल पटवारी जो आया। अब वो घूसखोर जो कर्मचारी थे वो बड़े चालाक, उन्होंने क्या किया कि दिन भर में जितने घुसपैठियों का नाम रजिस्टर में जोड़ते थे ना, उतने असम वालों का नाम उन्होंने निकाल दिया। तो जब पूरा रजिस्टर बना कंप्लीट, तो पता चला कि बांग्लादेशी घुसपैठी असम के नागरिक हो गए रजिस्टर में, और असम वालों का नाम गायब हो गया। तो फिर हंगामा शुरू हुआ। असम वाले बोले अरे हम तो खुद ही यहाँ नागरिक हैं, हम तो पीढ़ियों से रहते हैं, हमारा नाम कहाँ गया? तो इस तरीके से पूरी एनआरसी फेल हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ एनआरसी के चक्कर में रहना कि एनआरसी आएगी, सफल हो जाएगी, जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक एनआरसी सफल नहीं हो सकती है। हमारे देश में फर्जी आधार बनाना, फर्जी राशन कार्ड बनवाना, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, फर्जी वोटर आईडी बनवाना, फर्जी बर्थ, ये कोई गंभीर अपराध नहीं है। कानून बदलेगा। मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ। पहले भारत में जैसे प्रेगनेंसी होती थी तो लोग अल्ट्रासाउंड कराते थे, जब नया नया अल्ट्रासाउंड आया, और उसमें चेक करते थे कि बेटा है कि बेटी। तो बहुत सारी, जैसे ही पता चलता था बेटी है, वो 5वें-6वें महीने में उसको एबॉर्शन करा देते थे। नतीजा ये हुआ यहाँ पे लड़का और लड़की, बेटा और बेटी का रेशियो डिस्टर्ब हो गया। हालत ये हो गई थी, एक समय तो ऐसा आया था 850 हो गया था, 1000 लड़के और 850 लड़कियाँ, लोग पेट में मार दे रहे थे। फिर कानून बना कि ये टेस्टिंग करवाना गंभीर अपराध है, और पकड़े जाने पर जो टेस्टिंग करेगा उसको भी सजा होगी, जो टेस्ट करेगा उसको भी सजा होगी। और कानून में ये भी लिखा हुआ कि जहां जहां आपका अल्ट्रासाउंड सेंटर है वहां एक बोर्ड भी लिखना भी पड़ेगा कि यहाँ पे ये लिंग परीक्षण नहीं होता, ऐसा लिखना भी पड़ेगा। मैं कह रहा हूं जहां आधार बनता है उसी पैटर्न पे अगर एक बोर्ड लग जाए बड़ा सा, आधार बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 साल सजा होगी। जहां राशन कार्ड बनता वहां पे बड़े बड़े बोर्ड लग जाए, फर्जी राशन कार्ड में बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पर सजा होगी। जहां आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता, जहां वोटर आईडी बनता, जहां बर्थ सर्टिफिकेट बनता, जहां जो कागज बनता है, वहां बड़े बड़े अगर बोर्ड लगा दिए जाए कि बनवाना भी अपराध, बनाना भी अपराध, लोग न बनाएंगे न बनवाएंगे, तब घुसपैठ रुकेगी
तब घुसपैठिए भागेंगे। कानून का जब तक भय नहीं होगा तब तक घुसपैठिए नहीं भागेंगे, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे डीएमके की सरकार हो, किसी की सरकार हो। खौफ, मैंने कहा ना, बीमारी दवाई ठीक करती है, डॉक्टर ठीक नहीं करता। डॉक्टर बदलने से कोई बीमारी ठीक नहीं होती है। बीमारी तब ठीक होती है जब दवा बदल दी जाती है। दवा बदली नहीं जा रही है, डॉक्टर बदल रहे हैं, हर राज्य में डॉक्टर बदलते जाते हैं 5-5 साल पे, लेकिन दवाई वही पुरानी चल रही है, इसलिए घुसपैठ नहीं रुक रही है। बांग्लादेश से आए घुसपैठियों का हम जिक्र कर रहे थे, तो बांग्लादेश में इस वक्त क्या हालात हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर बड़े ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो बहुत विचलित कर रहे हैं। अभी तक तो हम यही सुनते आ रहे थे कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, लेकिन ये जो वीडियोस हैं ये बड़े, आप इसे कह लीजिए, ये कैसे हम इन्हें एक्सेप्ट करें कि हिंदुओं के साथ वहाँ पर ऐसा हो रहा है। किसी बिजनेसमैन को पकड़ ले रहे हैं, किसी 17-18 साल के बच्चे को पकड़ ले रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से थाने में मारा जा रहा है। देखिए नम्रता जी, अल्टीमेटली इसका मूल कारण क्या है? मदरसा। मैंने कहा ना, मदरसों में नफरत सिखाई जाती है। मदरसों में सिखाया जाता है जो इस्लाम को मानेगा वो पाक, जो नहीं मानेगा नापाक। मदरसों में सिखाया जाता है जो नापाक है उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, जो आदमी नापाक है उसके मकान पे भी कब्जा कर सकते हो, मकान जो नापाक है उसके दुकान पे भी कब्जा कर सकते हो, जो नापाक है उसके खेत खलिहान पे भी कब्जा कर सकते हो, जो नापाक है उसके बहन बेटियों पे भी कब्जा कर सकते हो, जो नापाक है उसको हत्या भी कर सकते हो। सब कुछ ये मदरसों में सिखाया जाता है। अदरवाइज पेट में जो बच्चा होता है वो हिंदू या मुसलमान नहीं होता। हम पेट में थे, आप पेट में थी, ना हिंदू। अल्टीमेटली हम बनते, जब बाहर आते हैं, पैदा होते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, हमारी तालीम क्या है, हमने क्या सिखाया गया, उस पर होता है। बांग्लादेश में एक बड़े कारोबारी को उसी के मजदूरों ने मार दिया। क्यों? क्योंकि वो हिंदू था, और जिन मजदूरों का घर उसकी फैक्ट्री से चल रहा था, जो नौकरी कर रहे थे, मतलब अगर 500 वहाँ पे आदमी काम करने वाले थे तो 500 परिवार वो बेचारा चला रहे थे, शर्मा जी, और उनको एकदम पूरी पीट पीट के मार दिया। एक बच्चा 18 साल का मंडल है, नाम उसका मंडल करके है, उसको थाने में भीड़ पीट के मार दिया। हालत क्या हो गई है वहाँ पे? जितने हिंदू जैन बौद्ध सिख डॉक्टर हैं उनका इस्तीफा लिया जा रहा है। हिंदू जैन बौद्ध सिख जो इंजीनियर हैं, वकालत करते हैं, सरकारी वकील हैं, जो जज हैं, जो थानेदार हैं, तहसीलदार हैं, या पेशकार हैं, या क्लर्क हैं, या कलेक्टर हैं, सबका इस्तीफा लिया जा रहा है। मतलब कुछ दिनों के अंदर बांग्लादेश सीधे सीधे अफगानिस्तान बनने वाला, पाकिस्तान बनने वाला है, और हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। बांग्लादेश में वो सारे काम हो रहे हैं जो पहले अफगानिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, या कश्मीर में हुआ। बांग्लादेश में हिंदू जैन बौद्ध सिख के घरों में आग लगाई जा रही है, उनकी बहन बेटियों को वहीं पे उनके सामने बलात्कार किया जा रहा है। बांग्लादेश में पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है। बांग्लादेश में छोटे छोटे बच्चों के सामने माँ का बलात्कार हो रहा है। किस लिए हो रहा है? क्योंकि वो हिंदू हैं। आप जरा सोचिए ना, इतनी कट्टरता सिखाई जाती है। और भारत में दुर्भाग्यवश हमारे देश के सांसद विधायक मंत्री कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हमारे देश के सांसद विधायक मंत्री और जज कहते हैं कि सारे पंथ एक समान होते हैं। अरे सारे पंथ एक समान होते हैं तो आज तक किसी गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे ने गैर हिंदुओं के साथ हत्या बलात्कार क्यों नहीं किया? कभी आपने गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे को देखा कि जो गैर हिंदू हों उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहा हो, उनकी हत्या कर रहा हो, उनका गला काट रहा हो? भारत में शांति इसलिए है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में ये संविधान इसलिए चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। ये सांसद विधायक मंत्री नेता अभिनेता लेखक बुद्धिजीवी पत्रकार कलमकार और जज अच्छी तरीके समझ ले, संविधान है इसलिए नहीं भारत सेकुलर है। वास्तव में हिंदू यहां बहुसंख्यक है इसलिए भारत सेकुलर है। यहां सबको जो समान अधिकार है, सबको बोलने की आज़ादी है, सबको सोचने की आज़ादी है, सबको तर्क करने की आज़ादी है, सबको अपनी पसंद से कपड़ा पहनने की आज़ादी है, सबको अपनी पसंद से भोजन करने की आज़ादी है, सबको अपनी पसंद से त्यौहार मनाने की आज़ादी है। वो इसलिए है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। अफगानिस्तान में लोगों को अपनी पसंद से कपड़ा पहनने का अधिकार है क्या? आप बताइए। अफगानिस्तान में अपनी पसंद से फिल्म तो बंद हो चुकी, अपनी पसंद से सोचने का, अपनी तर्क करने का, अपना बातचीत करने का, अपने तरीके से त्यौहार मनाने की इजाज़त क्या नहीं? एक पैटर्न है, आपको वही करना है, उसके अलावा नहीं किया तो फिर तो गए, कुफ्र हो गया, काफिर हो गए, सजाए मौत। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बहुत बुरी है और इसका एक ही समाधान है जो भारत में 5.5 करोड़ के आसपास घुसपैठिए बैठे हैं।
इनको बांग्लादेश को हैंड ओवर कर दिया जाए और बांग्लादेश के बेचारे जो 1.5 करोड़ हिंदू हैं उनको वापस ले लिया जाए, उनको लेकर उनको सुरक्षित ज़िंदगी दिया जाए। और अगर भारत ये काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? अमेरिका करेगा क्या? इजराइल तो यहूदियों के लिए खड़ा होता है। अगर बांग्लादेश में 100 यहूदियों को मारा होता ना, इजराइल मिसाइलों से ना बांग्लादेश की ऐसी तैसी कर देता। इतनी मिसाइल मारता कि सारे वहाँ पे घूम रहे थे, इधर उधर घूम रहे होते। अगर अब 1000 अमेरिकन को मार दिया होता, क्रिश्चियंस को मार दिया होता, अमेरिका इतनी बमबारी करता ना कि बांग्लादेश पूरा तहस नहस हो जाता। अगर आपने रूस के नागरिकों को 1000 आदमी को मार दिया होता वहां पे, तो रूस मतलब बांग्लादेश का नामो निशान मिटा देता। अल्टीमेटली वो है, बांग्लादेश का मतलब क्या? ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हमारे पास है, ईस्ट बंगाल वहां चला गया। अब डिवीजन किसने कराया था? क्या वहां के नागरिकों ने कहा था हमें बांट के अलग कर दो? वो तो भारत के नागरिक थे भाई। अब वो भारत के नागरिक थे तो उनकी रक्षा करने की ड्यूटी किसकी? हमारी है। पाकिस्तान में हिंदुओं की रक्षा, हिंदू जैन बौद्ध सिख की रक्षा करने की ड्यूटी हमारी है, क्योंकि उन्होंने बंटवारा चाहा नहीं था, उनको बंटवारा जबरदस्ती दिया, उनको बांटा गया। वो भारत के, वो भारतीय थे, वो अब उनको पाकिस्तानी बनाया। किसने बनाया? नेहरू और जिन्ना ने। जो बांग्लादेश में हिंदू जैन बौद्ध सिख हैं वो बांग्लादेशी क्यों कहलाते हैं? वो भारतीय थे, उनको बांग्लादेशी किसने बनाया? नेहरू और जिन्ना ने। तो अब उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, तो जिन्ना तो उनको बचाने आएगा नहीं, तो बचाना किसको चाहिए? भारतीयों को बचाना चाहिए, हमें बचाना चाहिए। और बहुत आसान है, हम 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए लेके बैठे हुए हैं, उनको राशन दे रहे हैं, उनको मकान दे रहे हैं, उनको दुकान दे रहे हैं, उनको मुद्रा लोन दे रहे हैं, वो रोजगार खा रहे हैं। इससे अच्छा था हम उनको 5 करोड़ को वापस भेज दें और वहां से 1.5 करोड़ को ले लें। कम से कम उनकी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। और वो 1.5 करोड़ आएंगे तो भारत की संस्कृति मजबूत होगी, भारत की और यहाँ आराम से रहेंगे। वो जो 1.5 करोड़ आएंगे यहाँ पे वो अपराध नहीं बढ़ाएंगे। ये जो यहाँ 5 करोड़ बैठे हुए तो अपराध भी बढ़ा रहे हैं। और वो अगर ये 5 करोड़ हमने निकाला नहीं, हमारे आने वाले टाइम लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। तो अच्छा यही है, इन 5 करोड़ को दे दिया जाए, ये भैया तुम जा वहाँ पे रहो, ले लो हिंदुओं की ज़मीन, कहो आप मौज करो वहाँ पे। भाई अल्टीमेटली जो कब्जा कर वो तो कर ही रहे हैं ना, वो तो वैसे भी कब्जा कर लेंगे। तो अच्छा इनको 5 करोड़ को दे दिया जाए, वहाँ से 1.5 करोड़ लाते हैं। ये घुसपैठियों ने जितने मकान बना रखे हैं वो वहाँ हिंदुओं को दे दिया जाए। हमने पाकिस्तान से जो आए उनको शरण दिया, आज की डेट में देख लीजिए ना सब कहाँ कहाँ पहुँच गए। गुजराल साहब पाकिस्तान से आए थे, प्रधानमंत्री हो गए। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हो गए। आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री हो गए। पृथ्वीराज कपूर का पूरा परिवार, पूरा हमारा बॉलीवुड चला रहा है, कपूर खानदान। ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब पाकिस्तान से आए थे। गुलजार साहब पाकिस्तान से आए। मिल्खा सिंह पाकिस्तान से आए। खुशवंत सिंह पाकिस्तान से आए। ये सब पाकिस्तान से तो आए थे। लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ के फादर पाकिस्तान से आए थे। यहाँ आए, उनको सुरक्षा मिली, अच्छा जीवन मिला, तो देखिए कोई प्रधानमंत्री हुआ, कोई सांसद बना, कोई विधायक बना, कोई मंत्री बना। वो बेचारे बांग्लादेश में रहेंगे तो कुछ नहीं बन पाएंगे, उनको 3rd क्लास जीवन जीना पड़ेगा। उनकी बेटियों को उठाया जाएगा, जैसे पाकिस्तान में रोज उठा लेते हैं, आए दिन उठा लेते हैं। तो अच्छा ये है, चूंकि बांग्लादेश अब इस्लामिक कंट्री बन चुका है, कोई डाउट नहीं है, वो सेकुलर नहीं रह गया है, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री हो चुका है। तो बढ़िया यही तरीका है, जितने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भारत में हैं इनको ढूंढ के निकाल के इनको पाकिस्तान बांग्लादेश भेज दिया जाए और उनको यहाँ ले लिया जाए। ये जो वक्फ का 10 लाख एकड़ ज़मीन है, ये भी काम आ जाएगा, हमारे बांग्लादेशियों को बसाने के लिए काम आ जाएगा। बाकी जैसे भी होगा एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन कम से कम उनको सुरक्षा तो मिल जाएगी। उनको सुरक्षा देना हमारी ड्यूटी है, और किसी और कोई थोड़ी सुरक्षा देगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल राजस्थान को लेकर। वो कन्हैयालाल मर्डर केस सबको पता है, कितना हाइप उसको मिला था, किस तरीके से बर्बरता के साथ वो उस कांड को अंजाम दिया गया था। उसके आरोपी को जमानत मिल गई है। राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। अशोक गहलोत का तो बयान भी सामने आया है। बीजेपी का राजनीति के दौरान एक हथकंडा उन्होंने इसे बताया है। अगर ऐसे आरोपियों को जमानत मिल जाएगी तो फिर वो जो आप खौफ वाली बात करते हैं वो कहां से बच गई? मिल गई जमानत? नम्रता जी, 1920 में स्वामी श्रद्धानंद जी की बहुत बुरी तरीके से काट के हत्या हुई थी। 2008 में मेरे को लगता है, हाँ शायद 2008 में स्वामी लक्ष्मणानंद जी की बहुत बुरी तरीके से हत्या की गई थी। पालघर में आपने साधुओं को देखा था लिंच करके कैसे मारा था। कमलेश तिवारी को आपने देखा होगा कैसे लिंच करके मारा था। और कन्हैयालाल का है, स्वामी लक्ष्मणानंद, श्रद्धानंद जी से लक्ष्मणानंद जी तक और कमलेश तिवारी से कन्हैयालाल तक हजारों लोगों की नृशंस हत्या हो चुकी है। लेकिन आज तक भारत में किसी भी हत्यारे को फांसी नहीं हुई, उसकी 100% संपत्ति जब्त नहीं हुई, उसको न उसकी सिटीजनशिप खत्म हो गई। कन्हैयालाल की हत्या अगर अमेरिका में होती
तो अमेरिका में जो फेडरल पिनल कोड चलता है उसके अनुसार सबसे पहले 10-10 लाख डॉलर तो जुर्माना लगाया जाता। यानी 2 हत्यारे थे, दोनों से 20 लाख डॉलर सरकार वसूल लेती, चाहे उनका दुकान बेचना पड़ता, चाहे उनका मकान बेचना पड़ता, जो कुछ करना पड़ता, और वो 20 लाख डॉलर कन्हैयालाल के परिवार को दे देती। 20 लाख डॉलर का मतलब 16 करोड़ रुपए। अगर कन्हैयालाल की हत्या अमेरिका में हुई होती तो हत्यारों को न बेल मिलती न पैरोल मिलती, 6 महीने के अंदर फांसी हो जाती, और अगर फांसी नहीं होती तो बाकायदा जजमेंट में लिखा जाता अंतिम सांस तक जेल। यानी कन्हैयालाल के हत्यारे मरने के बाद उनकी बॉडी बाहर आती जेल से, कभी जमानत तो छोड़ दीजिए। भारत में इसलिए हो गई है क्योंकि हमारा कानून सड़ा हुआ है, हमारा कानून घटिया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कन्हैयालाल के हत्यारों ने वो बनाया खुद का वीडियो, खुद ही सबूत है, चलो हम मान लें कि वीडियो गलत है, तो भैया वीडियो की जांच कर लो। 1 दिन लगेगा उस वीडियो की सत्यता जांचने में। अब अगर वीडियो में कंफर्म हो गया कि ये वीडियो सही है तो उन अपराधियों का नार्को टेस्ट कर लो, पॉलीग्राफ कर लो, ब्रेन मैपिंग कर लो, उसमें लगेगा 2 दिन। यानी 1 दिन में उस वीडियो का असलियत पता चल जाएगी और 2 दिन में उन हत्यारों का सच पूरा सामने आ जाएगा। अभी तो 3 पे मुकदमा चल रहा है। अगर उन हत्यारों का हम नार्को टेस्ट करते, पॉलीग्राफ करते, ब्रेन मैपिंग करते, तो ये भी बताते कि क्या पता किसी विधायक ने उनको बोला हो हत्या करो, क्या पता किसी सांसद ने बोला होगा हत्या करो, ये भी पता चलता कि उस कितने और थे इस पूरे साजिश में। किसी ने उनको पैसे का वादा किया होगा, किसी ने धन का वादा किया होगा, किसी ने उकसाया होगा, किसी ने लिटरेचर दिया होगा। वो सब तो बात दबी रह गई। क्यों दबी रह गई? क्योंकि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे देश में कानून नहीं है। अब उन हत्यारों को सजा दिलाने के लिए 500 गवाह आएंगे, ये आएगा, वो आएगा। अरे इतना सब क्यों करना भैया? वीडियो चेक करो, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करो। अगर दोनों में एक सेम बात आ जाती है, कंफर्म हो जाता है कि वीडियो भी असली है और ये अपने एडमिट भी कर लेते हैं, फिर किसके लिए गवाही? क्यों गवाही? सीधे उठा के फांसी दो इनको, और वहीं फांसी दो जहां उन्होंने हत्या किया। जेल के अंदर नहीं, छुप के नहीं, वहीं फांसी दीजिए जहां उन्होंने गला काटा। तो लोगों का भय भी निकल जाएगा, खौफ भी पैदा होगा, दोबारा कोई किसी की हत्या करने से डरेगा। प्रोसीजर हमारा वही चल रहा है पुराना। हमने क्या कर दिया, एक सबके लिए एक कानून बना दिया। ऐसा नहीं होता। देव दानवों के लिए अलग अलग कानून होते हैं, मानव और राक्षस के लिए अलग अलग कानून होते हैं। मानव राक्षस के लिए एक कानून नहीं चलता, एक नियम नहीं चलता। हमने सबके लिए एक बना रखा है। जब हमें पता, हमें कम से कम हत्या के मामले में, बलात्कार के मामले में, ठीक है, ड्रग स्मगलिंग के मामले में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में, कुछ तो ऐसे मामले में हमें नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग मैंडेटरी करना ही चाहिए, बाकियों में नहीं। अच्छा, ये मुकदमा लंबा क्यों चल रहा है? जांच पूरी हुई क्यों नहीं? क्योंकि 150-200 तो गवाह आ गए। अब गवाह क्यों, झूठी गवाही हो क्यों रही है? क्योंकि झूठी गवाही देना भारत में अपराध नहीं है। तो उन हत्यारों ने पूरी गवाहों की एक लिस्ट बना दिया है। और गवाह क्यों, वो गवाही झूठी क्यों देंगे? क्योंकि भारत में झूठी गवाही देना गंभीर अपराध नहीं है। अगर हमारे पास जैसे अमेरिका जैसा कानून हो कि झूठी गवाही देने पे 10 से 20 साल सजा होगी, तो उन हत्यारों का बाप भी उनके लिए झूठी गवाही नहीं देता, उनका भाई भी झूठी गवाही नहीं देता। लेकिन चूंकि अभी झूठी गवाही अपराध नहीं है, तो वो जो दुनिया भर की झूठी गवाही करवा रहे हैं। टाइम, जिससे टाइम बढ़ता जाए, टाइम बढ़ता जाए, टाइम बढ़ता जाए। तीसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत ये, हमारे यहां हत्या की एक ही धारा है, एक धारा है बस। अमेरिका में हत्या की अलग अलग 10 धाराएं। किलिंग अलग, मर्डर अलग, बुचरिंग अलग, मैनस्लाटर अलग, हेट क्राइम अलग, जेनोसाइड अलग। तो जज चाह के भी अपना दिमाग नहीं लगा सकते। हमारे यहां अपराध पे हत्या हुई, इसकी तो सजा मिलती है, लेकिन हत्या किस इंटेंशन के साथ हुई, किस मोटिव के साथ हुई, उस मोटिव की सजा नहीं होती। भाई सड़क पे जा रहे हैं, रोड रेज हो गई, वो भी हत्या है। गाड़ी चला रहे हैं, कोई नीचे आ गया, टकरा के मर गया, वो भी हत्या है। एकाएक पति पत्नी में किसी बात पे कोई झगड़ा हो गया, किसी एक ने दूसरे का गला दबा दिया, वो भी हत्या है। और ये 50 टुकड़े करके मारना भी हत्या है। बिल्कुल। ये जो कन्हैयालाल के साथ हुआ वो भी हत्या है। जो स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ हुआ या लक्ष्मणानंद जी के साथ हुआ कि पहले गोली मारी, फिर उससे कुल्हाड़ी से उनके हाथ पैर सब बोटी बोटी की, वो भी हत्या है। हमारे यहाँ इस सारी हत्याओं के लिए एक धारा है, एक ही कानून है। तो उसका दुष्परिणाम ये है कि सामने वाला जज अगर बड़ा आ गया, कोई भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री आ गया, बड़ा कोई वकील आ गया, तो सामने वाले जज भी देखेंगे, फिर उसके हिसाब से
अपने मन से, मतलब कुल मिला के जज, जहां जजों की मर्जी चलती है, कानून ऐसा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हर अपराध पे भी सजा होनी चाहिए और अपराध की प्रकृति, नेचर पे भी सजा होनी चाहिए, किस तरीके से उसको मारा गया और किस इंटेंशन के साथ मारा। कन्हैया लाल को केवल और केवल खौफ पैदा, हेट क्राइम था, वो जेनोसाइड था। कन्हैया लाल को इसलिए मारा था क्योंकि उन्होंने लिखा था आई सपोर्ट नुपु शर्मा। ये हेट क्राइम में आएगा, जेनोसाइड में आएगा। अगर ये काम अमेरिका में होता तो कन्हैया लाल के हत्यारों को या तो फांसी होती या 1200 साल की सजा होती, 1200 ईयर की सजा होती। वहां सारी सजा अलग अलग चलती है। चाकू रखने की अलग सजा, लिटरेचर की अलग सजा, मारने के बाद वीडियो बनाने की अलग सजा, चाकुओं से रेतने की अलग सजा, धर्म के आधार पे मारा उसकी अलग सजा। तो हेट क्राइम की अलग सजा, जेनोसाइड की अलग सजा, बुचरिंग की अलग सजा, चाकू रखने की अलग सजा, उसका वीडियो बनाने की अलग सजा। 1200 साल की सजा होती। मैं कैलकुलेट कर रहा था कि कन्हैया लाल के हत्यारों को वहां कितनी, तो 1200 साल की होती। 8-8 करोड़ रुपए दोनों पे जुर्माना पड़ता, भारत के हिसाब से 10-10 लाख डॉलर का जुर्माना पड़ता, और 6 महीने के अंदर हो गया होता। न बेल होती न पैरोल होती, कुछ नहीं होती। भारत में बेल भी हो रही है, फिर सजा होगी, फिर पैरोल भी होगी। कभी घर में शादी विवाह के लिए बाहर आएंगे, कभी किसी और काम के लिए बाहर आएंगे, कभी किसी और काम के लिए बाहर आएंगे, कभी बेटे बेटी की शादी विवाह के लिए बाहर आएंगे, फिर पैरोल भी चलता रहेगा, सब चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि भारत, मैंने कहा ना, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, दवाई बदलना पड़ता है। दुर्भाग्यवश भारत में डॉक्टर तो बदलते रहते हैं, सांसद बदलते हैं, विधायक बदलते हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बदलते हैं, राष्ट्रपति बदलते हैं, लेकिन दवाई नहीं बदलती। दवाई नहीं बदल रही, इसलिए कानून का खौफ नहीं पैदा हो रहा है। न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है, इसलिए अपराध चल रहा है। समाधान एक ही है, समान शिक्षा, समान पुलिस संहिता, समान दंड संहिता, तभी भारत बचेगा। ठीक है, तो 5 अलग अलग मुद्दों पर अश्विनी उपाध्याय से मैंने चर्चा की। 5 या 6 टॉपिक्स हमने कवर किए, जिनमें बांग्लादेश से लेकर झारखंड में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या कुछ हो रहा है, और इसी के साथ मदरसों का हमने जिक्र किया, और फिर राजस्थान में कन्हैया लाल के आरोपी को जिस तरीके से जमानत मिली उसकी भी हमने चर्चा की। थैंक यू सर, टाइम निकालने के लिए और आने के लिए, क्योंकि आपकी बातों को वैसे भी लोग बहुत पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है नया सेशन आप लोगों को पसंद आएगा। कितना पसंद आएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, और किस विषय पर आगे चर्चा करना वो भी बताइएगा। बिल्कुल। नमस्कार।